गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यवसाय अध्ययन का जो पहला पार्ट है, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमारा पहला पार्ट हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज लगभग इस पार्ट के जो समस्त अंतिम बिंदु हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय के जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना सबसे बड़ी या पहली प्राथमिकता होती है। अब हम सभी यह भी जानते हैं कि व्यवसाय में लाभ क्यों कमाया जाता है। भाई, व्यवसाय में लाभ होगा तो व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, व्यवसाय जो है वो प्रगति कर सकता है। एक व्यवसाय में लाभ होने पर यही भी माना जाता है कि वो व्यवसाय अपने सफलतम पद्धतियों के साथ में, कार्य पद्धतियों के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो कई ऐसे अनेक कारण हैं जिनके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ का उद्देश्य क्यों आवश्यक है। इसमें यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि व्यवसाय की आय का जो स्रोत होता है वो भी लाभ ही है। भाई, जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यवसायी हूँ, चाहे छोटे आकार का व्यवसाय मेरा है चाहे बड़े आकार का है, तो उसमें जो लाभ होगा वही लाभ उस व्यवसायी की या व्यवसाय की आय कहलाती है। दूसरी बात आ जाती है कि जो व्यवसाय में लाभ होगा वही लाभ क्या होता है कि व्यवसाय के वित्त का स्रोत होता है। वित्त मतलब पूंजी। तो व्यवसाय में प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाभों में से, प्राप्त किए गए लाभों में से ही कुछ लाभ या आय का संचय कर लिया जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत होने पर उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में लाभ का जो उद्देश्य होता है वो क्यों निश्चित किया जाता है कि आय का स्रोत होने के कारण। एक बात हमने ये पढ़ी। दूसरी बात मैंने कहा कि वित्त का स्रोत होता है लाभ। कई व्यवसाय में लाभ उद्देश्य के लिए, लाभ उद्देश्य क्यों आवश्यक है। व्यवसाय की आय का स्रोत होता है, व्यवसाय में वित्त का स्रोत होता है। एक यदि बिंदु की चर्चा करें कि व्यवसाय में लाभ उद्देश्य निहित होने के कारण यह कहा जाता है कि वो व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक या एक अच्छा संकेत माना जाता है। फिर यदि हम कहें कि समाज के लिए भी उपयोगी होता है, अर्थात समाज के लिए उपयोगी, अर्थात व्यवसाय में लाभ निरंतर बना रहेगा तो उसे व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा कर सकता है। और यदि अंतिम बात करें कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा का सूचक होता है क्या, लाभ। तो कहने का तात्पर्य इन सब का संबंध किससे आया, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, लाभ उद्देश्य व्यवसाय का सबसे प्रमुख होता है। अब व्यवसाय के उद्देश्य में लाभ प्राप्त करने के पीछे तर्क क्या है। आय का स्रोत माना जाता है, वित्त का स्रोत है, कुशल कार्यशैली, समाज के लिए उपयोगी और प्रतिष्ठा का सूचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्ति का होता है। अब लाभ प्राप्ति के आधार पर हम आगे समझेंगे कि व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्यों की यदि हम बात करें, प्रमुख उद्देश्यों में हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि बाजार स्थिति। प्रमुख उद्देश्यों को वैसे कई व्यवसाय के उद्देश्यों को कई स्थितियों में बांटा जा सकता है, लेकिन हम प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करने, पहली बात मैंने कही बाजार स्थिति, दूसरा है नव प्रवर्तन, नंबर 3 लाभार्जन, नंबर 4 उत्पादकता या उत्पादन, भौतिक संसाधन,
ठीक है, बाजार स्थिति, नवप्रवर्तन, लाभार्जन और उत्पादकता, भौतिक संसाधन। एक हम बात करते हैं कि प्रबंध का निष्पादन। फिर होता है एक कर्मचारी कार्य निष्पादन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। और एक हम लिख देते हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, ये भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य हो गया है। अब समझे बाजार स्थिति कैसे व्यवसाय के उद्देश्य में यह प्रमुखता से शामिल किया गया है कि बाजार स्थिति अर्थात आज का जो बाजार है, व्यवसाय का बाजार है, वो प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों से होकर व्यवसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि बाजार की अपनी जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है, जो कॉम्पिटिटर है, उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने वाले उनके संबंध में बाजार की संपूर्ण स्थितियों की जानकारी रखना, अर्थात बाजार में आपूर्ति कैसे की जा रही है, उस वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव किस प्रकार से किए जा रहे हैं, तो आदि इत्यादि संबंध में बाजार की स्थितियों की जानकारी करना भी व्यवसाय के उद्देश्य को प्रमुखता से उजागर करता है। नंबर 2 आता है नव प्रवर्तन यानी नवाचार करना। अब व्यवसाय के उद्देश्यों में ये प्रमुखता से आज हम देखते हैं कि आज का जो व्यवसाय है वो अनेक प्रकार के नव प्रवर्तन, नए नए विचारों, अब नए विचार आएंगे तो उन नए विचारों को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अर्थात उनको स्थापित किया जाएगा व्यवसाय में, ताकि उसका स्वरूप या आकार बदला जा सके। और उद्देश्य अलग से क्या है कि व्यवसाय में अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो नव प्रवर्तन यानी नई नई तकनीकों को अपनाना, नए नए विचारों को अपनाना और उसके आधार पर व्यवसाय का आगे से आगे विकास हो और विस्तार हो। फिर बात करते हैं लाभार्जन की, अर्थात जो सबसे मेन पॉइंट आ गया कि लाभार्जन, व्यवसाय का लाभ अर्जित करना प्रमुख उद्देश्य है। ये मैंने आपको किसके संबंध में भी बताया कि लाभार्जन व्यवसाय का उद्देश्य इसलिए आय का स्रोत माना जाता है, वित्त का स्रोत माना जाता है, व्यवसाय में जो प्रतिष्ठा का सूचक माना गया है, व्यवसाय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भविष्य में व्यवसाय का विकास या विस्तार कैसे किया जाए, तो इसके लिए प्रॉफिट रेशियो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं उत्पादकता का। उत्पादक या उत्पादन, व्यवसाय का उद्देश्य है कि वो निरंतर कार्य करते हुए, निरंतर गतिशील रहते हुए अपने उत्पादन की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का संचालन करता रहे, अर्थात उत्पादन की गतिविधियां कैसे और किस प्रकार से चलेंगी उनको बढ़ाने के लिए व्यवसाय के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को सफलतम बनाना। अर्थात एक व्यवसायी जो होता है वो अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्शन, कोई भी वस्तु, जैसे ये डस्टर है, इसका कोई उत्पादन करता हो, व्यवसायी हो, तो उसकी उत्पादकता को निरंतर बढ़ाना। अब निरंतर बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की बाजार में मांग बहुत है और वो बाजार में उसका सफलतम विक्रय कर रहा है। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य यह भी होता है कि किसी भी प्रकार से अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते रहना। फिर उसके बाद में बात आती है भौतिक संसाधन। व्यवसाय का उद्देश्य होता है भौतिक संसाधनों को जुटाना। अब भौतिक संसाधन में स्थान की भी बात आ जाती है, मशीनरी की भी बात आ जाती है, छोटे कलपुर्जे भी है, कच्ची सामग्री भी है, यूं कहे कि भूमि के संबंध में है, कल कारखाने का स्वरूप, आकार, पूंजी को लगाना, ये समस्त भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करते हुए व्यवसाय का संचालन करना। तो भौतिक संसाधनों को प्राप्त करते हुए व्यवसाय की एक सुदृढ़ योजना बनाकर उत्पादन का कार्य करना भी व्यवसाय के सफलतम उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। फिर बात करते हैं प्रबंध का निष्पादन। शब्द आया है, दोनों ही आपके लिए अलग है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, प्रबंध का निष्पादन। कोई भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य करते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के पीछे हम सबकी, परिवार के व्यक्तियों की एक योजना होती है। उसमें पहले उसका हम एक व्यूह तैयार करते हैं कि किस किस व्यक्ति को, किस सदस्य को क्या क्या दायित्व दिए जाएंगे, उसकी योजना बनती है।
उस योजना के संबंध में फिर क्या होता है, जो भी उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति को दिए जाते हैं वो व्यक्ति या परिवार का सदस्य क्या करता है, उससे संबंधित वस्तुओं सामग्री को एकत्रित करता है। तो वो क्या कहलाया, संगठन की बात कहलाई। तो कहने का तात्पर्य कि किसी भी किए जाने वाले कार्य की पूर्व में योजना बनाकर और फिर उसका मूल्यांकन करना। तो प्रबंध व्यवसाय में प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यानी प्रबंध व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। मतलब प्रबंध क्या है, एक योजना है और बिना योजना के व्यवसाय कार्य नहीं करता। मैनेजमेंट इज ए पार्ट या हार्ट ऑफ बिजनेस। तो उस प्रबंध का निष्पादन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य निरंतर करना और कार्य के दौरान उसकी व्यवस्थाओं का आकलन करना और उससे प्राप्त होने वाले जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का मूल्यांकन करना। तो इसे क्या कहते हैं, निष्पादन। अब पूरे प्रबंध यानी समूचे व्यवसाय का जो कार्य योजना पद्धति तैयार की गई है उसका निष्पादन करते रहना, ये भी क्या होता है, व्यवसाय के उद्देश्यों में आता है। फिर आता है कर्मचारी कार्य निष्पादन। अब व्यवसाय बड़े आकार का होता है, बड़े व्यवसाय की यदि बात करते हैं तो वहां कर्मचारियों के कार्य का निष्पादन होना भी जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत बड़े संगठन आकार की जो इकाइयां होती है, व्यवसाय की इकाई, उसमें अनेकों सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को व्यवसायिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व, उनकी योग्यता, उनके मापदंड, उनकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव के आधार पे उनको दायित्व बांटे जाते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी का अपने संस्था या प्रबंध को या व्यवसाय के प्रति जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों का भी निष्पादन करना, अर्थात क्या वो कार्य सही ढंग से कर रहा है, क्या उस कार्य से जो परिणाम है वो व्यवसाय के अनुकूल प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। तो इन सब में क्या कहते हैं कि कर्मचारी कार्य का निष्पादन। फिर लास्ट आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। आज के व्यवसाय में जिस प्रकार से लाभ प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा एक चरम स्थिति में पहुंच रही है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में सामाजिक स्थितियों का उत्तरदायित्व भी व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य में शामिल किया जाता है। कैसे? क्योंकि समाज से ही व्यवसाय को समस्त प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, अन्य मान लीजिए वित्त है, वित्त संसाधन। तो ये सब बैंक में काम कौन करते हैं, कर्मचारी। बैंक भी क्या है, एक सेवा या संस्था या व्यवसायिक संगठन। तो वो सब क्या है, समाज के एक अभिन्न अंग है और व्यवसाय को अपनी अपनी सेवाओं के बदले अपना लाभ प्राप्त करते हैं। तो उन समाज के प्रति भी व्यवसाय के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी व्यवसाय का उद्देश्य माना गया है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के उद्देश्यों की हमने चर्चा की। फिर हम बात करते हैं व्यावसायिक जोखिम। जोखिम का मतलब होता है रिस्क। देखो, जहां व्यवसाय होगा वहां जोखिम होना निश्चित है। जोखिम का तात्पर्य क्या होता है? जोखिम का तात्पर्य है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता, इसका तात्पर्य क्या है कि लाभों में अनिश्चितता, अर्थात लाभ सदैव रहेंगे अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं है। क्या लाभ जो वर्तमान में जिस दर से व्यावसायिक जो इकाई है वो प्राप्त कर रही है, क्या वो भविष्य में भी होता रहेगा? हम ऐसी अपेक्षा या संभावना जरूर व्यक्त करते हैं, परंतु वह लाभ क्या है, अनिश्चित है। और इसी अनिश्चितता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? जोखिम में। अर्थात लाभ भी हो सकता है और हानि की भी संभावना होती है, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्यवसाय जो एक सदग या सफल व्यवसायी जो होता है, जो अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यवसाय करता है, तो वह व्यवसाय में प्रतिफलों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करता है। अब जोखिम निश्चित है होना, और कब हो इसकी कोई निश्चित या गारंटी नहीं दी जा सकती, परंतु उन व्यावसायिक जोखिम की अनिश्चितता की संभावना को कम से कम करने के लिए अनेक मानकों या संसाधनों या योजनाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि सीधा सा क्या है, बीमा के रूप में। आप सभी जानते हैं, चिर परिचित नाम है इंश्योरेंस। व्यवसाय जगत में हर एक भौतिक स्थिति, सामग्री, वस्तु, कल कारखाने, मशीनरी
व्यक्ति, कर्मचारी, इन सब का क्या किया जाता है, बीमा करवाया जाता है। तो उस बीमा होने से एक आश्वासन ये मिल जाता है कि जो प्रतिफल की अनिश्चितता है वो हानि की जो संभावना ज्यादा हो यदि हो तो उसको कैसे कम से कम किया जा सके। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो व्यवसाय की जोखिम के बारे में चर्चा की स्थिति के लिए बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या क्या हो सकते हैं, रीजन। तो उन कारणों में यदि बात करें तो पहला कारण आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण अर्थात नेचुरल रीजंस क्या होते हैं जो व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न करते हैं। अब प्राकृतिक कारण यदि हम सीधी सी बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, प्राकृतिक कारणों में जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ जाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय है, उसके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं और वो फसल उत्पादन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए व्यावसायिक फसलों को प्राप्त करना, आम की खेती करना, अंगूर की खेती करना, अनार की खेती करना, लेकिन वो मौसम अनुकूल तो है, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता कब और किस समय हो जाए यह कहना निश्चित नहीं है। इस ऐसे में जो तैयार उत्पाद होगा उस तैयार उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे, उस पर प्राकृतिक आपदाओं का असर हो या ना हो, परंतु फिर भी क्या किया जाता है, उस अनिश्चितता को कम करने के लिए बीमा करवाए जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ आ सकती है, भूकंप है, ओलावृष्टि हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी व्यवसाय क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे अभी हाल ही में मान लीजिए आपने सुना होगा कुछ सप्ताह पहले जयपुर महानगर में बहुत बड़े पैमाने की बारिश दर्ज की गई थी। अब उसका असर ये हुआ कि जो अपना पुराना जो जयपुर है वहां पे बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं। उन मंडियों में कुछ ऐसे गोडाउन या संग्रहण केंद्र है जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है। बड़ी दुकान ऊपर है, नीचे गोडाउन है, या मान लीजिए संकरी गलियों में उनके बड़े व्यापारिक केंद्र हैं। तो उन सब में बहुत बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, अनाज खराब हो गया, कुछ मशीनें लगाई थी, मशीनों में पानी चला गया। तो इस सब का मूल कारण क्या है, प्राकृतिक कारण। तो इस प्राकृतिक कारण से क्या हुआ, व्यावसायिक या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लाभ होने की बजाय क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसलिए प्राकृतिक कारण भी बहुत जिम्मेदार होते हैं व्यावसायिक जोखिम को बढ़ाने में। फिर आते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या होते हैं व्यवसाय के, यानी मैनुअल रीजन। मानवीय कारण में क्या होता है, देखो कोई भी कर्मचारी व्यक्ति जिस संस्था, संगठन, व्यावसायिक इकाई में कार्य करते हुए, अपना श्रम देते हुए रोजगार करता है, वेतन प्राप्त करता है, तो उसका अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाता है। परंतु व्यक्ति का मन और उसकी भावना कब परिवर्तित हो जाए इसका कोई भी कहना निश्चित नहीं है। परंतु कर्मचारी की लापरवाही, कर्मचारी के लिए का बेईमान हो जाना, कई बार पैसे के लालच में कुछ अन्य ऐसी गतिविधि कर देना जो व्यवसाय के लिए जोखिम उत्पन्न करती है, यानी लाभों को कम और हानि को बढ़ाने की स्थिति ज्यादा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से यूं कहें कि और मानवीय कारण में यदि मैं बताऊं जिसमें लापरवाही की बात आई, कर्मचारी का बेईमान हो जाना, किसी कार्य या व्यवस्था की अज्ञानता, तो अज्ञानता के कारण भी कर्मचारी को जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, भूलवश हो रहा है, जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, परंतु वो मानवीय स्थिति में आ जाता है। तो इन सब के कारण क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आते हैं आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिक रीजन क्या है। अब आप देखते हैं प्रत्येक देश की अपनी अपनी आर्थिक नीति होती है, राजस्व व्यवस्थाएं होती है, कर व्यवस्थाएं होती है। तो इसी प्रकार से व्यवसाय भी स्वयं अपने आप को उससे उन चुनौतियों से सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। सरकारों के द्वारा व्यवसायिक औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में जो कर व्यवस्थाएं होती हैं, उन कर व्यवस्थाओं का सीधा सीधा असर व्यवसायिक उत्पादन ठिकानों पर या कल कारखानों पर होता है। तो ऐसे में यदि आर्थिक नीति व्यवसाय के अनुकूल है तो लाभ की संभावना बढ़ जाती है, और यदि वो प्रतिकूल है तो हानि की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आर्थिक नीति भी क्या है, व्यवसायिक जोखिम के उत्पन्न होने के कारणों को दर्ज करवाती है। फिर उसके बाद में बात करें कि प्राकृतिक कारण हो गया,
इसमें मानवीय कारण हो गया, लापरवाही, आर्थिक नीतियां, आर्थिक कारण हो गया, और अदर रीजन, अन्य कारण में यदि हम चर्चा करें, अन्य कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मशीनें, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में कार्य करते करते अचानक से मान लीजिए मशीन में कोई विस्फोट हो जाना, मशीन का टूट जाना, तो ऐसे में मशीन में नुकसान हो गया। अब मान लीजिए मशीन कोई अभी चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित की गई है और उसकी लागत लाखों में थी, करोड़ों में थी, तो उसके फिर कई परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम। या तो मशीन पूरी चेंज की जाए या उसकी रिपेयरिंग करवाई जाए। अब रिपेयर करवाने के लिए भी यदि मान लीजिए करोड़ों की मशीन है तो हजार या लाख रुपए खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में अन्य कारणों की यदि बात करें तो उसमें जो मशीन का खराब हो जाना, मशीन खराब हो जाना, अप्रचलन हो जाना मशीन का, राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है, यानी पॉलिटिकल, देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं जब जब बदलती हैं तो उसके तत्काल स्थितिवाद में देश में व्यवसायिक गतिविधियों में भी निश्चित रूप से व्यवसाय के जो अर्थव्यवस्था का जो बाजार होता है वो भी उसी के अनुरूप कार्य उसे करना होता है। तो मशीन खराब हो जाना, अप्रचलन हो जाना, राजनीतिक स्थितियां हैं, और यूं कहें कि कुछ सामाजिक या धार्मिक जो बदलाव होते हैं, धार्मिक या सामाजिक, तो इसके कारण भी क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर बात करते हैं हम व्यवसाय के मूल तत्व, आरंभ के मूल तत्व, अर्थात व्यवसाय को आरंभ करने के मूल तत्व का मतलब क्या है। आज यदि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय या व्यापार करने की योजना बनाता है, तो यदि हम सीधा बात करें बड़े आकार के स्वरूप का व्यवसाय, तो उसकी योजना, सबसे पहले विचार मन में आता है, योजना ये बनाई जाती है कि मैं किस वस्तु के उत्पादन का या सेवा का या वितरण का व्यवसाय करूं। अब उस वस्तु का चयन करना, उसके संबंध में स्थान की बात आ जाना, आकार कैसा होगा, पूंजी, धन पूंजी कैसे जुटाई जाएगी, कारखाना या मशीनरी या जिसे अभियांत्रिक शब्द से भी कह सकते हैं वो व्यवस्थित कैसे होगा, अनेक ऐसे वित्त की व्यवस्था के बारे में बात है। और यदि मैं जो व्यवसाय करने जा रहा हूं उस व्यवसाय का देश की जो सरकारी आर्थिक नीति है उसका उससे संबंध कैसा होगा, क्या वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, और मेरे जो व्यवसाय का आकार है वो कैसा होगा, साझेदारी का होगा, एकल स्थिति का होगा। तो इत्यादि सभी कारण क्या होते हैं, व्यवसाय आरंभ के मूल तत्व या घटक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब वो क्या क्या है, जैसे व्यवसाय के मतलब सबसे पहले इसमें हम बात करें कि स्वरूप का चयन, स्वरूप का चयन। फिर हम बात करते हैं कि व्यवसाय के आकार या फर्म स्थिति का चयन। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, स्वरूप का चयन करना, फर्म के आकार का चयन करना, और यूं मान लीजिए कि एक हम बात करते हैं कि जैसे स्वामित्व का चयन करना, स्वामित्व को ध्यान में रखना, वित्त व्यवस्था, भौतिक संसाधन। ठीक है, भौतिक संसाधन की बात आ जाती है, और उसमें मान लीजिए कि कर संबंधी व्यवस्था, कर संबंधी व्यवस्था, और भी ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जो व्यवसाय आरंभ के मूल तत्व मानेंगे। स्वरूप का चयन, आकार या फर्म की स्थिति का चयन, स्वामित्व का चयन, वित्त व्यवस्था, भौतिक संसाधन और कर संबंधी व्यवस्था। इसका मतलब क्या है, स्वरूप का चयन अर्थात व्यवसाय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। स्वरूप का तात्पर्य होता है कि इसमें जहां व्यवसाय जो भी किया जाएगा वो किस स्वरूप के अंतर्गत होगा, अर्थात हम मान लीजिए कौन सी, किस प्रकार की श्रेणी
की वस्तु का चयन व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप हमें अपने व्यवसाय के स्वरूप या ढांचे को तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई तकनीकी वस्तु या मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को तैयार करना चाहता हूं, तो मेरे उत्पाद से संबंधित जितने भी